हाउ आर यू ऑल। होप आपका सीईटी का एक पढ़ाई जो चल रहा है वो ठीक से चल रहा होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जो एमएड सीईटी सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल फिलोसफी, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स डिस्कस विद दिस टॉपिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंटेंट ऑफ सिलेबस है उसमें फर्स्ट पॉइंट है टॉपिक वाला, जो फर्स्ट ए एजुकेशनल फिलोसफी, जिसमें जो इंडियन schools of philosophy and foreign schools of philosophy, and then some of the philosophers are they have taken into this syllabus in the first topic. So let's begin with this. देन फिलोसफी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिलोसफी। तो फिलोसफी क्या होता है कि यहाँ पे सर्च फॉर नॉलेज, तो हम जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसका बेस हम किसी को देना चाहते हैं, उसका बेस हम जो उसका मतितार्थ है या फिर उसका जो मेन एम है, उनका जो प्रीवियस एम, ये सब हम, ये जो नॉलेज है ये नॉलेज को हम सर्च करते हैं और उसका एप्लीकेशन आज के दिन में हम देने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लव फॉर विजडम। ओके, तो यहाँ पे लव फॉर विजडम है। यहाँ पे आप देख सकते हो विजडम यानी एक ऐसा तरीका है जिससे एक लोगों को व्यू मिलता है कैसे लाइफ में जीना है, उसको एक बेस मिलता है कि कैसे लाइफ को हमें आगे फ्यूचर में रखना है या फिर उसको कैसे जीना है। एंड यू नो दैट दिस फिलोसफी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो जो भी साइंस है उसको एक बेस देने के लिए, उसका एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये फिलोसफी काम करता है। और ये फिलोसफी एक वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट को बहुत डिफरेंट व्यू से देखा जाता है, इसको एक मदर ऑफ ऑल साइंस की तरह देखा जाता है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। अगर हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था कि फिलोसॉफी इज़ अ कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। तो ये सबसे कंसर्न है, ऐसा नहीं कि कुछ इससे सब्जेक्ट से कंसर्न है या फिर एक अलग व्यू पॉइंट है कुछ यानी लोगों के लिए ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। इसका जो व्यू पॉइंट है ये सबके लिए कॉमन है और ये इसका एप्लीकेशन हर एक इसमें आपको दिखा जाता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइंस है ये। देन इसके थ्री मेजर ब्रांचेस है फिलोसॉफी के। तो एक है मेटाफिजिक्स विच इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रियलिटी, एंड यू मे बी फाइंड द रियलिटी का क्या नेचर है, इसमें क्या व्यू पॉइंट्स है। देन एक्जियोलॉजी है, द नेचर ऑफ वैल्यूज़ है। एपिस्टेमोलॉजी है विच इज़ नोन एज द नेचर ऑफ नॉलेज। ओके, तो ये सभी जो फिलोसॉफी के ब्रांचेस है ये अलग अलग नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने थ्री देखा है, थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, उसमें से एक ब्रांचेस है दैट इज़ व्हाट एजुकेशनल फिलोसफी। तो एजुकेशनल फिलोसफी इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो इसका डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये जो फिलोसफी एजुकेशन है ये क्या डिफाइन करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो अभी जस्ट नाउ वी सेड कि ये इसका जो नॉलेज है इसका एप्लीकेशन देखा जाता है। दीज आर द इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि हमारे लाइफ में कैसे हमें जीना है, उसको लाइफ में कैसे हमें आगे लेकर जाना है। तो ये सभी जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है इसका एक बेसिक यहाँ पे एप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन हम लाइफ में करते हैं। और यही चीज़ हम इस एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक व्यू पॉइंट है हमारा रखा है एजुकेशन। ओके, तो एक एजुकेशन के थ्रू हम इसको देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन एजुकेशन में कैसे होगा, इसका हेल्प कैसे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या फिर पेरेंट्स को या फिर स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, इन सब को कैसे बेनिफिट देता है, कैसे व्यू पॉइंट देता है लाइफ में, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाला ब्रांच जो है वो है एजुकेशनल फिलोसफी। देन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफर्स अ डेफिनेट set of principles and establishes a definite set of aims and objective। तो ये क्या करता है, एक आपको ये ऑफर करता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कुछ तत्व हमारे लाइफ में उसके बारे में ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। प्लस उसके साथ में यहाँ पे हमें हमारे लाइफ से रिलेटेड एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। तो एक हमारे लाइफ के लिए और ये सभी साइंस के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो जो भी सब्जेक्ट है या फिर वो जिसका भी लाइफ है वो यहाँ पे आगे लाइफ उसका एक यानी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ वो लेकर जाता है और पीस एंड सेटिस्फेक्शन उसको वहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एज पर द सिलेबस हमें क्या पढ़ना है, इसमें दिया है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ये वास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है आपको ये सीईटी के लिए, और बेसिक लेवल पे आपका यहाँ पे सब क्वेश्चंस किए जाते हैं इसके ऊपर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। तो उसमें हमें पढ़ना है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, ये 4 स्कूल्स दिया है जैसे हमने अभी सिलेबस में देखा था। देन इसमें अगर हम पहले आइडियलिज्म के साथ में डिस्कस करते हैं तो आइडियलिज्म क्या है? इट इज़ अ ओल्डेस्ट फिलोसॉफी। आइडियलिज्म एक बहुत ओल्डेस्ट, एक बहुत यानी सालों साल से चलने वाला एक फिलोसॉफी, ये जो ये ट्रेडिशंस होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेडिशन, तो वैसे ये चलते आ रहा था फिलोसॉफी आइडियलिज्म। तो आइडियल सब चीज़ें यहाँ पे होती है। इट इज़ डिराइव्ड द ग्रीक वर्ड दैट इज़ आइडन, ओके, मीन्स द सी, टू सी, ओके, हम देखते हैं। तो और इसका जो मेन यानी जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे या फिर जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है वो है प्लेटो। ओके, प्लेटो ने इसको यानी आगे प्रोपेगेट किया था और इसको वो फॉलोअर भी थे इसके। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आइडियलिस्ट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द माइंड एंड सेल्फ रादर देन द मैटर ऑफ बॉडी। तो ये देखो इसमें इन्होंने बताया कि इसका मेन फिलोसफी क्या है इस आइडियलिज्म के पीछे। तो इनका मेन फिलोसफी, इनका मेन व्यू पॉइंट क्या है कि इट गिव्स अ मोर इम्पोर्टेंस टू द माइंड एंड द सेल्फ रादर देन द मैटर एंड बॉडी। तो यानी जो रियलिटी है उसको इतना, रियलिटी मैटर जो है वो बॉडी है उसको इतना ध्यान नहीं देते, बट जो माइंड है और सेल्फ, यानी जो सेल्फ हम थिंक करते हैं, हम आइडियाज़ जो हमारे आइडियाज़ आते हैं, जो हम सोचते हैं, उस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। जैसे हम बोलते हैं ना आइडियल लाइफ है, तो हम सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, या फिर मैं ऐसा रहूँगा। तो यू नो दैट जस्ट माइंड रिलेटेड कंसेप्ट एंड आइडियाज़, ओके, आइडियलिस्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस। तो आइडियलिस्ट ये ज़्यादातर माइंड और सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि मैटर और बॉडी को। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये लोग जो भी है, इसको जो भी फॉलो करते हैं, ये सभी लोग आइडियल होते हैं इन देयर लाइफ। और ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं कि सेल्फ, ये इनका कुछ बेनिफिट्स भी ऐसा है कि ये खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद के पावर को समझने की कोशिश करते हैं। और वो एक ऐसे लाइफ में जीते हैं कि वो खुद सेल्फ रियलाइजेशन करके खुद क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्पिरिचुअल थोड़ा सा ये आध्यात्मिक की तरफ जाता है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजर्वेशन, प्रमोशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, इनके ऊपर इनका ज़्यादा जोर होता है। जो कंजर्वेशन यानी कैसे होता है कि कुछ ट्रेड्स, प्रैक्टिसेस, उसको यानी कंजर्व करके रखना, वही चीज़ को आगे की जनरेशन को पास ऑन करना, और ये चीज़ को यानी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको पास ऑन करना, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। एंड देन प्रमोशन यानी यही चीज़ को वो आगे आगे के जनरेशन को प्रमोट करते हैं, उस आइडियालॉजी को प्रमोट करते हैं, उस व्यूज़ को प्रमोट करते हैं, उस थॉट्स को प्रमोट करते हैं। ओके, तो जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में एक ट्रेडिशन की तरह पास ऑन हो रहा है। और ये क्या है, एक एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रही है, विच इज़ मोर रिलेटेड टू द सेल्फ एंड माइंड। ओके, माइंड से रिलेटेड जो भी आइडियाज है, थॉट, इसीलिए तो इसको आइडियलिज्म बोलते हैं। और ये ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, तो ये जो भी ये थॉट्स है, फिलोसफीज है, ट्रेड्स है, प्रैक्टिसेस है, ये कल्चर है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, एंड इट्स नथिंग एल बट इट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स बेस्ड इन द आइडियलिज्म। और इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ आइडियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेटो आपको बताना है इनका मेन आइडियोलॉजी क्या है, आइडियलिज्म का मेन व्यू पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंस किसको देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना माइंड एंड सेल्फ। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आइडियलिज्म के ऊपर। तो ये आइडियलिज्म है। उसके बाद में है नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म थोड़ा सा इससे बाहर है, या फिर ये थोड़ा सा इससे हटके है। इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम द, टोटली इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम द आइडियलिज्म। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में बहुत फ़र्क है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन को इन्होंने ज़्यादातर यानी इम्पोर्टेंस दिया था। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी हम कितना खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कितना एक्सपोज करते हैं हमारे व्यूज़ को, थॉट्स को, इसको इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया था। और इसके जो प्रोपोनेंट है रविंद्रनाथ टैगोर है, आपको पता है ये इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने इसको प्रोपोनेंट किया था। देन सेल्फ प्रिजर्वेशन भी यहाँ पे इसमें आता है। देन फुलेस्ट डेवलपमेंट है। देन चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ पे चाइल्ड को सेंटर रखकर
यहाँ पे बात किया जाता है कि इससे रिलेटेड उसको क्या, उसकी क्या ज़रूरत है, एज पर देयर नीड्स वी हैव टू प्रोवाइड रादर देन द आइडलिज्म। जो आइडली चीज़ हम बता रहे हैं, ट्रेडिशनली बता रहे हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे उसको क्या ज़रूरत है, उसको चाइल्ड को सेंटर में रख के उससे क्या, उसको क्या ज़रूरत है, एज पर देयर नीड्स यू हैव टू बी प्रोवाइड। तो इट इज़ नथिंग, नथिंग इज़ इम्पोज। ओके, तो ये एक यानी इम्पोज किया हुआ है, एंड दस इट इज़ ऑल्सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये हमेशा एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता रहता है, इसके बारे में उसका यानी सर्च होता रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज। और ये अभी जस्ट नाउ जैसे ये आइडलिज्म है, वैसे उनका नहीं है, ये बुकिश नॉलेज पे ये सपोर्ट नहीं करता है, ये इसको यानी इसको यानी ये सपोर्ट नहीं करते, ये उसके अगेंस्ट में है बुकिश नॉलेज और वर्बलिज्म को। तो जो वर्बलिज्म है ना, हम जो बात करते हैं आइडियली बात करते हैं, इसके अगेंस्ट भी ये लोग हैं। और इसमें ज़्यादातर किस चीज़ को महत्व दिया है इन्होंने, साइंटिफिक एजुकेशन को, जो रियलिटी है यानी जो साइंस क्या बोलता है उसकी तरफ ध्यान दिया। और ये जो आइडियलिज्म आपका मोर यानी जो ट्रेड्स एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड था, ओके, तो ये उसके अगेंस्ट में है। ये बोल वो जैसे कि हम पहले भगवान को मानते थे, लेकिन जब ये मॉडर्नाइजेशन आ गया, देन उसके बाद में भगवान की जगह साइंस ने ले लिया, तो साइंस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे थे। तो ये साइंटिफिक एजुकेशन को यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। देन नेचुरलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डार्विनिज्म एंड द थेरीज ऑफ द साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो यहाँ पे थोड़ा ये डार्विनिज्म, जो डार्विन ने थेरीज दिया था, तो ये इससे इन्फ्लुएंस्ड है। एंड जो थेरीज है साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी से, जो सत्य की बात करता है, जो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, ऐसे चीज़ों के ऊपर यहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइकोलॉजी सोशोलॉजी जो फैक्ट्स आपको बता रहा है क्या सोसाइटी है, उसके क्या नीड्स है, और जो साइकोलॉजी जो बात करता है बिहेवियर के बारे में, तो इसको ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया था, या फिर इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बोला था। तो वो है नेचुरलिज्म। और इसके बाद में है प्रैग्मेटिज्म। Pragmatism is another branch of your philosophy of schools. Then in the pragmatism, it is the one of the practical approach to the problem. ये दोनों से भी हटके है। इसमें क्या है कि जो आपका प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली दे सी द दिस प्रॉब्लम, ओके, एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। उसका नेचर ऑफ प्रॉब्लम वो समझना चाहते हैं, उसका अभी क्या व्यू पॉइंट है, उसमें क्या यानी प्रैक्टिकली क्या इसमें दिक्कत है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ प्रॉब्लम को। देन यहाँ पे इसके ऊपर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रैग्मा यानी क्या, एक ग्रीक वर्ड है। प्रैग्मा मीन्स इट इज़ द वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज़ ऑफ द वर्क डन, यानी जो काम करते हैं प्रैग्मा, यानी उसके ऊपर हम जो एक्टिविटी, जो प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली हम देखकर उसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और वो जो काम करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, उसको हम प्रैग्मा बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रांगली प्रोपोनेंट करने वाले, या फिर इसका जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो पर्सन थे, वो थे जॉन डेवी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा डीपली ऐसे नहीं पूछेंगे, यहाँ पे मोस्टली तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसका प्रोपेगेंडा करने वाला कौन है, इसको फॉलोअर्स करने वाले कौन है, इसका प्रैग्मेटिज्म क्या क्या उसका क्या फिलोसॉफी है, उसका उनका मेन व्यू पॉइंट क्या है, उनका क्या अप्रोच है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। देन इट डू नॉट बिलीव इन द प्री कंसीव्ड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो जो हमने ऑलरेडी प्री कंसीव करके रखा हुआ है, ऐसे जो प्री अज्यूम और प्री डिटरमाइंड जो कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन थे, इसको ये कभी भी बिलीव नहीं करते, इसको कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते। वही चीज़ वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली अभी आज के दिन में स्कूल का एजुकेशन का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, इसके इसमें ज़्यादा वो बिलीव करते हैं। तो एम्स कैन बी चेंज, तो उन्होंने वही तो बोला है कि जो आज के दिन में रिक्वायर्ड है, यानी आज का वो कल के दिन में आउटडेटेड भी हो सकता है, इसीलिए वो चेंज होगा। फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर नेक्स्ट आपका जो भी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वहाँ पे चेंज होता है। अगेन इट इज़ ऑल्सो चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पे भी चाइल्ड को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके फ्यूचरिस्टिक नीड्स क्या है, जैसे यानी जो पीरियड बदलता है, जो जो हम यानी जो ईयर्स बदलते हैं, या फिर हम जो इसका जो पीरियड है, ये काल है, ये जब बदलता है काल,
तो इसके साथ में उसके एम्स भी बदलते हैं एडुकेशन के, और बच्चों के नीड्स भी बदलते हैं। यही वो प्रैक्टिकली हर एक प्रॉब्लम को सोचना चाहते हैं, प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम्स को ये देखते हैं, और इसीलिए यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और इसमें एडुकेशन कैसा होता है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसमें कोई किसी का आइडियलिज्म, किसी का फिलोसॉफी यहाँ पे यानी इम्पोज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकली हमें देखना है, इसमें डेमोक्रेटिकली ये प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे सबके हित के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, सोचना है, फिलोसॉफी हमें डिसाइड करना है। तो ऐसे प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे इनका कहना है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिज्म के बाद में है रियलिज्म। तो रियलिज्म इज अनदर ब्रांच ऑफ दिस फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टर्म रियलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज रियलिस्ट। ओके, तो रियलिस्ट क्या है, ये एक रियल, जो आपका रियल पॉइंट है, रियल व्यूज़ है, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसका जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो मेन फादर ऑफ रियलिज्म है वो है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने इसके बारे में, रियलिज्म के बारे में बताया था, और इसमें रियल थिंग्स को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। ओके, और ये रियलिस्ट ये क्या है, लैटिन वर्ड है। और यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ मिथोलॉजिकल बिगेंस, यहाँ पे क्या हो गया, जो मिथोलॉजिकल मिथिकल जो है हमारी जो मैथोलॉजी थी, इसको यहाँ से अभी स्टार्ट हो गया कि इसको यानी थोड़ा सा रिजेक्ट करना, इसको भी पीछे छोड़ देना, यानी आउटडेटेड करना है, और मोर साइंटिफिक की तरफ जाना है, जो मोर फ्यूचर की तरफ, जो फ्यूचर में हमें नीड्स क्या है, उसके मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही जाने वाला रास्ता वहाँ से शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो पीछे वाला जो मिथिकल चीज़ें थी वो सब बंद हो गई, और जो न्यू मॉडर्न चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये क्लियरली इट अपोज द आइडियलिज्म, ये पूरा क्लियरली आइडियलिज्म के अगेंस्ट में है, और ये आइडियलिज्म को अपोज करता है। एंड देन इट इज़ इम्पार्टिंग द वोकेशनल गाइडेंस। ये क्या करता है, आपको रियल लाइफ में आपको यानी जो स्किल्स चाहिए, तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपको वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। उसके साथ में हम वोकेशनल एजुकेशन आप करते हैं तो स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप स्किल्स अडॉप्ट करते हैं तो आपको एक ऑक्यूपेशन करने के लिए आपको एक टूल्स मिल जाता है, वो सॉफ्ट स्किल्स आप में डेवलप हो जाते हैं, और आप अपना खुद का ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो एक रियल लाइफ की तरफ उन्होंने देखा था कि रियल लाइफ में कैसा एजुकेशन होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि वोकेशनल गाइडेंस को या फिर एजुकेशन को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। तो यहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ। तो यही चीज़ है जो हम रियल लाइफ की तरफ हम देखते हैं, और उस चिल्ड्रन को भी उस तरीके से बनाने की हम कोशिश करते हैं। देन यहाँ पे डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे हम आइडियोलॉजी की यानी आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा ना जाते हुए, यहाँ पे हम फिजिकल और उसके मेंटल पावर को हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें हम डेवलप करते हैं मेंटली, और यहाँ पे जो फिजिकल है उसको, जहाँ हैंड्स है उसको हम अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं। और इससे क्या होता है, उस बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल पावर क्या होता है, डेवलप होता है। और इससे क्या होता है, ट्रूथ ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हाट कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रूथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम देख सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसको क्या नॉलेज मिलना चाहिए, और यहाँ पे क्या उसको बनना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस यू मे बी फाइंड द इन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, एंड दीज स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज आर द ऑल आर फॉरेन वन। ओके, देन उसका नेक्स्ट हाफ पार्ट है, वो है फिलोसोफर्स ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी में बहुत सारे डिफरेंट फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने अपने अपने यानी वो अलग अलग आइडियोलॉजीज से बिलोंग करते थे। ओके, अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है उसको बिलोंग करते थे, उसको फॉलो करते थे। और उनका जो अप्रोच था, उनका जो व्यू पॉइंट था एडुकेशन की तरफ या फिर टुवर्ड्स द लाइफ की तरफ, तो उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन में उन्होंने दिया था अपने लिटरेचर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन डुए है, महात्मा गांधी जी है, महात्मा फुले है, रविंद्रनाथ टैगोर है, प्लेटो है, रूसो है। ये सभी के बारे में यहाँ पे हमने शॉर्ट शॉर्ट उनके जो डेफिनेशंस है उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं जॉन डुई। जॉन डुई क्या बोलता है, प्रोसेस ऑफ लिविंग नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर फर्दर लिविंग। तो हम एक एजुकेशन क्या है, तो ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ लिविंग है, यानी हमें लाइफ में कैसे जीना है उसके बारे में, ये प्रोसेस के बारे में बात करता है, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर द फर्दर लिविंग।
यानी ये आगे कैसे जीना है उसके बारे में ये उसकी प्रिपरेशन नहीं करता है उसके बारे में, लेकिन हम अब जीना कैसे यानी प्रेजेंट में हमें कैसे जीना है इसके बारे में यहाँ पे इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जॉन डुई का ये स्टेटमेंट है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि ये डेफिनेशन किसका है। देन उसके बाद में एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन। तो देखो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये ऑलराउंड ड्राइंग है, ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। तो बच्चे में क्या खासियत है उसको बाहर निकालो, उसके जो इन्होंने 3H के बारे में बात किया था। और आज के दिन में एनईपी में भी एनईपी भी उसमें भी दिया है। ये गांधी जी के जो तत्व थे उन्होंने बताया था नई तालीम के जैसे। तो ये सभी उस पे बेस है अभी आज का एजुकेशन। तो आपने देखा होगा एनईपी अगर आप देखते हो तो उसमें सब कुछ डिटेल्स में दिया है कि कैसे स्टूडेंट्स को यानी लाइफ के टूवर्ड्स हमें उनको बनाना है, यानी लाइफ में कैसे उनको आगे फ्यूचर में यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे जीना है, कैसे फिलोसफी उनको रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी ऐसे बोलते हैं। तो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके, बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का। तो यही है यहाँ पे फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों एक साथ अगर आ जाते हैं तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है तो ही कैन बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड और इन हिज लाइफ। तो ये महात्मा गांधी जी ने ऐसे बताया था। तो उसके बाद में नेक्स्ट है महात्मा फुले जी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन ऑफ वन वुमन एंश्योर द एजुकेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी एक अगर औरत घर में सीखती है, अगर वो लिटरेट बनती है तो दैट होल फैमिली कैन बी बिकम लिटरेट। तो एक औरत सीखने से सभी पूरा फैमिली यहाँ पे सीखता है। तो इनका अप्रोच ऐसा था। तो इन्होंने मोर जो वुमेन्स एजुकेशन है या फिर जो लिटरेसी रेट बढ़ाना है, एजुकेशन का प्रोपगेशन करना है, तो इसके बारे में महात्मा फुले ने उन्होंने बताया था। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बताया था कि गॉड रिवेल्स हिमसेल्फ थ्रू द नेचर मोर इफेक्टिवली दैन थ्रू द मैन मेड इंस्टीट्यूशंस। यानी वो खुद से अगर कोई भी एक बंदा है वो खुद को अगर समझे, वो हिमसेल्फ थ्रू द नेचर, नेचर के थ्रू अगर वो खुद को समझता है तो उसको जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं मैन मेड इंस्टीट्यूशन, इससे ज़्यादा इफेक्टिवली वो पर्सन का खुद का जो वो सोच कर अगर वो अपने आप को खुद को डेवलप करता है तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे उन्होंने बताया था। हेंस द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी अंडर नेचुरल सराउंडिंग। तो उन्होंने वही बताया था कि नेचर के साथ में जीरो, नेचर को समझो, नेचर को समझकर आप नेचर के साथ में जीते हो तो आप आराम से लाइफ अपने जीत सकते हो या फिर जी सकते हो। तो वैसे ही उन्होंने क्या बताया था यहाँ पे नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेचर इंपॉर्टेंट इसलिए उन्होंने बताया था कि योर स्कूल शुड बी इन द नेचर और योर चाइल्ड शुड बी अंडर द नेचुरल सराउंडिंग, या फिर उसकी इम्पोर्टेंस के अंदर में या फिर उसके डोमिनेंस के अंदर में स्कूल होना चाहिए। सो दैट द ही डेवलप्स लव फॉर अराउंड हिम। तो वो खुद अपने नेचर के बारे में केयर कर सकता है और नेचर उसके बारे में केयर कर सकता है। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। देन प्लेटो ने क्या बताया था कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील द प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। तो इन्होंने बताया था कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये कैपेसिटी टू फील प्लेजर यानी आनंद, वो उसको एक कैपेसिटी देने के लिए यानी वो आनंद में जीना चाहिए, वो हर एक चीज़ में यहाँ पे उसको खुशी ढूंढनी चाहिए। ऐसा है एजुकेशन। एंड द पेन एट द राइट मोमेंट। और तभी उसको मेहनत करना है या फिर तभी उसको यानी थोड़ा सा पेन लेना है एक परफेक्ट मोमेंट पे और परफेक्ट टाइम पे। उसको जैसे हम बोलते हैं ना लोहा गर्म है तो हथौड़ी मारना चाहिए, तो तभी वो मोमेंट है, वो पेनफुल मोमेंट है, तभी उसको यानी वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको ढूंढना है और जब अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उसका उसको यूज करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है और वैसे उसको उसके ऊपर काम करना है। तो ऐसे प्लेटो ने बोला था। तो रूसो ने क्या बताया था कि नेचर wills that the children should be children before they are men. Okay, if we seek to prevent pervert the orders, when we shall produce the forward fruits without ripeness or flower. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूसो ने क्या बताया था कि नेचर wills that children should be children. ओके, तो बिफोर दे आर मैन यानी बिफोर मैन होने से यानी एडल्टहुड में जाने से पहले वो यानी वो नेचुरली यहाँ पे बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे क्या है कि
दे शुड बी अ चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन, तो वो बच्चे होने चाहिए और उनको उस बचपन में, जो बचपन में उनको सीखना है, उनके जो राइट मोमेंट है जिसको उनको जीना है या फिर उनको अडॉप्ट करना है, फिलोसफी अडॉप्ट करना है, नॉलेज अडॉप्ट करना है, तो उस एज में उनको बच्चे ही होना चाहिए, उनको मेन होना नहीं देना है। तो मेन तो होना ही है उनको, लेकिन मेन होने से पहले उनको बच्चे बच्चे ही रहने चाहिए और उनको बच्चों का काम करना चाहिए। तो उनको बचपन में खेलना चाहिए, उनको बचपन में राइट नॉलेज लेना चाहिए, उनको फिलोसफी उनको समझना चाहिए और उनको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो सभी अडॉप्ट करना चाहिए बचपन में। तो इफ़ वी सिक्स टू परवर्ट द ऑर्डर्स, ओके, तो वी शैल प्रोड्यूस द फॉरवर्ड फ्रूट्स विदाउट राइपनेस एंड फ्लॉर्स। तो हम क्या कर सकते हैं आगे के फ्यूचर में, ये जो वी कैन फॉरवर्ड द फ्रूट्स विदाउट रिपननेस, यानी जो रिपननेस यानी जो पकते हैं या फिर फ्लावर्स आते हैं, तो यहाँ पे ये होने से पहले यानी रिपननेस होने से पहले उनका जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हो सकता है, वी कैन प्रोड्यूस देम, और उनको हम ऐसे तैयार कर सकते हैं उनको फ्यूचर लाइफ के लिए, और वो आगे जाके फिर यानी उसके फ्रूटफुल्स मिलेंगे, उसको खुद को भी मिलेगा और दूसरों को भी मिल सकता है। तो उसके पहले उनको प्रिपेयर करना है और उसको बचपन में उसके जो राइट टाइम पे उसको राइट चीज़ें मिलनी चाहिए, और उसको तभी बचपन में उसके जो कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, ये सब जो इमोशंस है या फिर ये जो डोमेन्स है ये डेवलप होने चाहिए, जो जिससे वो फ्यूचर में जाके जब एडल्टहुड बनेगा तो उसका उसका फ्रूटफुलनेस मिलना चाहिए, या फिर वो उसके जो फ्लावर्स है या फिर उसका जो रिपननेस होने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स उसको खुद को भी मिलने चाहिए और दूसरों को, सोसाइटी को भी मिलना चाहिए और अल्टीमेटली कंट्री को मिलना चाहिए। तो इनका एक अप्रोच था। सो ऑन द दिस इज़ द व्हाट यू नो द डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज़ देयर। आप इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, नेट पे बहुत कुछ है, और इससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो किसको फॉलो करते हैं। तो सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस हियर यू कैन सी, और ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया है आपको कि कैसे क्वेश्चंस उनके डेटाबेस में है, MSCT के डेटाबेस में उनके सेल जो उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मोस्टली कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये भी हमने दिखाया है आपको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में जो बात करते हैं। तो हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो फादर है तो वो है जॉन डुई है एजुकेशनल फिलोसफी के। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस, अभी जो हमने बात किया था नेचुरलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है साइंटिफिक एजुकेशन को, तो यहाँ पे नेचुरलिस्टिक एजुकेशन उसका आंसर है। देन उसके बाद में आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन है फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हुम, तो वो है प्लेटो ने दिया था ये स्टेटमेंट। एंड देन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म से रिलेटेड ये कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो है आपका रिएक्शन अगेंस्ट द मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो यानी नेचुरलिज्म वो बुकिश नॉलेज और जो लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को है इसको अगेंस्ट में है और वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। बाकी जो नेचुरलिज्म है ये डिजनरेटेड द ह्यूमनिज्म ऑफ द रिनाइंसेंस पीरियड, ओके। देन इट इज़ अगेन रिएक्शन अगेंस्ट द सोफिस्टिकेशन, artificiality, and then paraphernalia, and then these are the some of the options were there। तो उसमें से नेचुरलिज्म स्ट्रांगली इट डिनाइड्स द बुकिश नॉलेज एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स इसको, तो इसका आंसर यही है, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर ए है। तो ऐसे आपको सोचना है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ आइडियलिस्ट इन एम, नेचुरलिस्ट इन कंटेंट एंड प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिस्ट इन मेथड, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि सर अरबिंदो घोष इन्होंने इसके बारे में ये चीज़ के बारे में बताया था, आइडियलिस्ट इन एम्स, नेचुरलिस्ट इन कंटेंट एंड प्रैग्मेटिज्म इन मेथड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन विल प्लेड अफिनिटी विथ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो यहाँ पे नेचुरलिज्म है इसका आंसर ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ये डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किसने ये किया था, उसके बेस पे क्या कैसे उन्होंने एजुकेशन फिलोसफी को जो है वो दिया था, तो वो है नेचुरलिज्म, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ वन,
अ मॉडर्न इंडियन एजुकेशनिस्ट हु वाज वेरी नेचुरलिस्ट। तो ये इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर है। इंडियन एजुकेशनिस्ट है और वो एक टोटली वो नेचुरलिस्ट थे और नेचुरलिज्म को वो सपोर्ट करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द चाइल्ड इन द सोसाइटी एंड हिज एक्टिविटीज देयर इन रादर देन द बुक्स इज मेथड इज। ओके, बुक्स दिस मेथड जो है, तो यहाँ पे इन्होंने मेथड ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में बात किया था। तो दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेथड ऑफ नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म में आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने आइडियलिज्म को साइड में रखकर जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व इज द रूट ऑफ वर्ड ऑफ वॉट। तो तत्व क्या है? एक फिलोसफी का एक वर्ड है जो तत्व यानी जो सार प्रिंसिपल बताता है, ओके, लाइफ का। तो ये फिलोसफी से रिलेटेड है। देन ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस आर वन ऑफ द मास ऑफ फोली इन कॉन्ट्रडिक्शन हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये स्टेटमेंट रूसो ने बताया था, जो आप देख सकते हो कि यानी ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस आर वन ऑफ द मास ऑफ फॉली एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये उसके बारे में यानी बताता है कि जो हमारा ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, ये सभी क्या है, एक सेटअप है ये, इस जिसमें हम कुछ आइडल चीज़ें लेकर हम चलते हैं। तो इसको उन्होंने डिनाइड कर दिया था रूसो ने कि ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को नहीं है, नेचुरल चीज़ों को उन्होंने ज़्यादातर सपोर्ट किया था। तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस आर देयर एंड देयर इज़ अ वन क्वेश्चन, आइडियलिज्म स्टेट्स व्हाट। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए। इसके लिए रेफरेंसेस आप पढ़ सकते हो कि ये एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ बुक्स थे, आपको अगर दिखना है तो यहाँ पे आप ये बुक्स मार्केट में मिलता है तो ले सकते हो। मुझे तो नहीं लगता है लेने की ज़रूरत है, आप जस्ट सिलेबस वाइज ये ऐसे वीडियोस देखो, एक्सप्लेनेशन समझो एंड देन ट्राई टू गेट द मोर वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब। तो आपको बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आर्यन का भी एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि हमें बुक्स बताइए बुक्स बताइए, इसलिए कुछ ये रेफरेंसेस बुक्स मैंने आपको बताया है। और नेट पे कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था, आप देखो। अभी भी इसमें मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप ये कुछ क्वेश्चन बैंक से वो डाउनलोड कर लो, और उतना भी आपने पढ़ लिया तो भी बहुत काफ़ी है आपके लिए। देन एजुकेशन क्वेश्चन बैंक है आपका 350 क्वेश्चन बैंक, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पार्ट 2। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बैंक के सेट है, वो सेट में आपको उसका लिंक है जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।